स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मनु। तो इस बी ए थर्ड के लिए मतलब सेकंड पेपर में है, जो फर्स्ट पेपर मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मनु, जिसकी यानी कि एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बेस पर जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं थर्ड ईयर में, उनमें से फर्स्ट अध्याय यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मनु। मनु का जो सबसे फेमस जो मानी जाती है मनु स्क्रिप्ट यानी कि मनु स्मृति, वो सारे इसमें जो भी चैप्टर है ये इसी के आधार पर डिस्कस किया गया है। यानी कि स्टेट को लेकर के उसके क्या ओपिनियन थे, क्या विचार थे। इसके साथ साथ ही एक मतलब राजा के क्या गुण होने चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, एक राज्य की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होनी चाहिए अपने सिटीजन्स के लिए, अपने वहाँ के नागरिकों के लिए। तो ये सब उसमें पूरी तरीके से मनुस्क्रिप्ट में मनु ने डिस्क्राइब किया है। देखिए, प्रेजेंट कंडीशन में मैं बताऊँ, अगर प्रेजेंट में सोसाइटी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मनुस्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। वो इसलिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मनुस्क्रिप्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिसको आज की सोसाइटी में जो एडवांस हो चुके हैं माइंड को लेकर के, मेंटलिटी को लेकर के, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसे वुमेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। यानी कि वो चीज़ आज के टाइम में बहुत कम एक्सेप्ट होती है, एक्सेप्टेबल बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे स्टेट को लेकर के, स्टेट की पॉलिसी को लेकर, डिप्लोमेटिक को लेकर के, जैसे यहाँ पे अगर हम साप्तांग थ्योरी की बात करते हैं, तो उस चीज़ को हम आज प्रेजेंट टाइम में हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आज के टाइम में मनुस्क्रिप्ट से थोड़ी सी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को हम यूज़ करके आज के टाइम में स्टेट को ग्रोथ करने के लिए यूज़ करते हैं। और स्पेशली मनु नहीं बल्कि इवन जो कौटिल्य है, शुक्र है, भीष्म है, इन्होंने भी साप्तांग थ्योरी के बारे में बताया है कि किस स्टेट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसके आधार पर वो अपने ग्रोथ कर सकता है, अपने सही तरीके से वहाँ पे व्यवस्था जो मैनेजमेंट है वो अपना संभाल सकता है। जैसे इसमें आप देख सकते हो मनु में क्या है, इन्होंने मनु स्क्रिप्ट लिखी। इस पूरी मनु स्मृति में एक धार्मिक ग्रंथ से रिलेटेड इन्होंने ये बनाई है, इन्होंने लिखी है। तो ये मनु स्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें राजा के क्या ओपिनियन इनके प्रति हर एक तरीका इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया कि मनुस्क्रिप्ट में भाई कैसे राजा होना चाहिए, कैसे उसकी मतलब जो वैल्यूज़ है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए। इसके साथ ही स्टेट में उन्होंने हर एक व्यवस्था को डाइवर्ट किया है कि कैसे मतलब दास प्रथा में कौन से व्यक्ति आते हैं, यानी कि वर्ण व्यवस्था उन्होंने बताई है अलग तरीके से। तो वर्ण व्यवस्था में कि भाई कैटेगरी वाइज जो डिवाइडेशन सोसाइटी का किया है वो मनुस्क्रिप्ट में मनु ने अपनी खुद के ओपिनियन से किया है। उन्होंने कहा है कि वर्ण जो शूद्र हैं वो मतलब हर चीज़ को धर्म से रिलेट करते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि शूद्र वगैरह जो होते हैं मतलब इनका जन्म, इनका एक टारगेट होता है जन्म का, ये कोई ऐसे नहीं होता है गॉड ने इनको शूद्र बनाया है। तो इससे यानी कि हर चीज़ वो गॉड से रिलेट कर देते हैं, चाहे वो खुद से इंक्रीज की गई हो उस चीज़ को। तो इसी तरीके से मनुस्क्रिप्ट बहुत हद तक उसकी बहुत कम बातें हैं जो आज के टाइम में एक्सेप्ट की जाती हैं। अगर डिप्लोमेटिक पॉलिसी को लेकर के कोई बात है तो वो एक्सेप्ट की जा सकती है, वर्क की जो राज्य की ड्यूटीज़ होती है वो एक्सेप्ट की जा सकती है। लेकिन अगर वहाँ पे ह्यूमन नेचर को या ह्यूमन बिहेव से रिलेटेड मैन और वुमेन की बात करें तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तो इस तरीके से मनुस्क्रिप्ट में हमें यहाँ पे मतलब जो डिस्कस करने वाले हैं पूरा फर्स्ट चैप्टर यही आता है। इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा आंसर हो जाता है कि मनु के द्वारा लिखी गई। उसके साथ साथ इसकी कितनी वर्ण व्यवस्थाओं का उसमें डिवीज़न किया है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर ऑफ मनुस्मृति। क्या मैटर है, क्या विषय सामग्री है जिसके आधार पर मनुस्मृति जो मनु है वो अपना डिस्कशन करता है। तो स्मृति को धर्मशास्त्र का प्रतिरूप माना जाता है तथा उसमें धार्मिक दृष्टि से मनुष्य के कर्मों और विचारों का वर्णन किया जाता है। यानी कि जो स्मृति है, चाहे मनु की बात करें, इसमें मनु को एक साइड मतलब मनु को छोड़कर जो स्मृतियाँ क्या होती हैं कि स्मृतियाँ एक ग्रंथ टाइप की होती हैं, धर्म से रिलेटेड होती हैं, धर्मशास्त्र जिनको माना जाता है और धार्मिक दृष्टि से मनुष्य के कर्मों का, विचारों का, इनका मतलब पूरा का पूरा इनका खाका इनके पास होता है। यानी कि स्मृति में धर्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। आपकी लाइफ में आपने क्या अच्छा किया है, क्या आपने पाप किया है, क्या पुण्य किया है, उनका सबका लेखा जोखा इसमें होता है। इसके अनुसार जो धारण करने योग्य है वह धर्म है और उसे धारण करके मनुष्य लौकिक जगत के आनंद का उपभोग कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि मनुस्मृति या कोई भी स्मृति जो भी हम धर्म से जुड़े हुए जो भी ग्रंथ हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनको स्टडी करने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें
जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जो चीज़ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, जो हमारे लिए ज़रूरी होती है, वो वही धर्म है। और इसे धारण करके मनुष्य लौकिक जगत का सुख प्राप्त करता है, आनंद का, मतलब उसको आनंद आता है, उसको अच्छा लगता है, और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करने में वो सफल हो जाता है। यानी कि ये मनु के अकॉर्डिंग है, उसने अपने मनुस्क्रिप्ट में ये बात एक्सप्लेन की है कि जो मनुस्मृति है या इस तरह की कोई भी स्मृति है जो आपके धर्म से रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी है, अगर आप उसे स्टडी करते हो, आप उसे सही तरीके से पढ़ते हो, तो आपको लौकिक जगत का ज्ञान हो जाएगा। यानी कि स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज आपको हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि मोक्ष कैसे मिलता है, मरने के बाद मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तो इस तरह की मनुस्मृति में उन्होंने बात कही है, जिससे एक्सप्लेन किया है। तो मनुस्मृति में मनु ने व्यक्ति के धार्मिक, पारिवारिक जीवन, सामाजिक राज और अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और आदि विषयों का उल्लेख किया है। उन्होंने प्रॉपर रूप से यहाँ पे बताया कि व्यक्ति के धार्मिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, व्यक्ति के पारिवारिक जीवन से रिलेटेड उसका कैसे ड्यूटीज़ होनी चाहिए, सामाजिक राज और अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया है, न्याय व्यवस्था के बारे में भी बताया है। ये हम आगे हर पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि न्याय व्यवस्था से रिलेटेड, यानी कि स्टेट्स को ग्रोथ के लिए, एक वेलफेयर बनाने के लिए हम कौन कौन से पॉइंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेट थ्योरी ऑफ मनु, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन से हैं, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। एक यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि हर एक फिलोसफर ने, चाहे वो इंडिया का है चाहे वो वेस्टर्न का है, हर एक फिलोसफर ने स्टेट को ग्रोथ करने की जो थ्योरी है अपनी, वो अलग अलग दी है। किसी ने कहा है स्टेट पहले आया है, किसी ने कहा है नहीं स्टेट बाद में आया है, किसी ने कहा है कि कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब एक साथ ही दोनों आए थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो अपने अपने ओपिनियन के आधार पर फिलोसफर देते हैं। यहाँ पे मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए मनु ने राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया। उन्होंने कहा है कि समाज और प्रारंभिक काल में अराजकता थी, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत बुरी स्थिति थी, जिसकी वजह से लोग अराजकता में मतलब इतने ज़्यादा मतलब परेशान हो चुके थे। क्योंकि अराजकता की स्थिति कैसी होती है, जिसके पास पावर होती है वो गुंडागर्दी, एक दूसरे को दबा करके रखना, एक दूसरे पर अपना हक जताना, अपनी मनमर्जी से उनसे काम करवाना, उन्हें टॉर्चर करना फिजिकली भी और मेंटली भी। तो वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति उस समय हो चुकी थी, और उस काल में न कोई राजा था न कोई राज्य, यानी कि कुछ नहीं था ऐसे में। तो उसमें यही वहाँ पे कहावत लागू होती थी, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली स्थिति थी। तो इसके बाद ईश्वर ने राजा की सृष्टि की, यानी कि गॉड सब देख रहा था कि कितनी बुरी स्थिति है। उसके बाद उस स्थिति को संभालने के लिए, और वो स्थिति दोबारा इन फ्यूचर कभी ना बने, वहाँ पे उन्होंने एक राजा की सृष्टि की, एक राजा का निर्माण किया। तो ईश्वर ने उस राजा में देखिए कौन कौन से वर्चूज़, कौन कौन से वैल्यूज़ उसमें इंक्लूड की, यम, पवन, कुबेर आदि से राजा का निर्माण किया। इंद्र देवता, अग्नि देवता, जितने भी है, हर एक एलिमेंट्स, हर एक वैल्यूज उसमें इंक्लूड की, और मनु के अनुसार राज्य की स्थिति इन्हीं के अनुसार की, कि ये राजा है, और जो भी बेहतर स्थिति अब बनी हुई थी, इन फ्यूचर कभी भी भविष्य में इस तरह की कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो भी स्टेट थ्योरी है, ये मनु के अकॉर्डिंग है। हर थ्योरी, हर फिलोसफर अपनी अलग अलग रखता है, और अपने ओपिनियन से वो स्टेट का या फिर एक वेलफेयर स्टेट का कब ग्रोथ हुई कब नहीं हुई, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का स्वरूप। स्ट्रक्चर क्या था राज्य का, कि राज्य को आप बना रहे हो, उसमें किस किस चीज़ की, किस किस एलिमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, तो ये सब सारी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले स्वामी, जिसको हम राजा के नाम से जानते हैं, राजा स्वामी, यानी कि जो पूरी तरीके से अन्नदाता जिसको माना जाता है एक स्टेट का, वो सबसे पहले यहाँ। दूसरा है मंत्री, एक हेल्प के लिए राजा क्या क्या रखता है, अपने मंत्रीगण रखता है, कि इमरजेंसी में कुछ भी अगर उनसे पूछा जाए तो वो अपने मंत्रियों की सहायता ले सके। तीसरा है पूर्व, दुर्ग, यानी कि अपने राज्यों को, दुर्ग क्या होते हैं, छोटे छोटे किले होते हैं, अपने स्टेट को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अदर कंट्री, अदर स्टेट के अटैक से वो छोटे छोटे दुर्ग बनाता है चारों तरफ। तो ये भी ज़रूरी होता है, एक स्टेट की फॉर्म होती है, कि स्ट्रक्चर होता है कि आप स्टेट को कैसे तैयार करोगे, कौन कौन से इसमें वैल्यूज़ डालो, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स डालोगे। फोर्थ इसमें राष्ट्र, एक नेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे होना चाहिए, यानी कि पूरा कम्प्लीटली एक राष्ट्र होना चाहिए, यहाँ पे एक ही रूल रेगुलेशन होना चाहिए, कोई स्टेट वाइज नहीं होना चाहिए। पांचवा है कोष, कोष का मतलब होता है एक संचित निधि, इमरजेंसी के लिए पैसा, कुछ खाने पीने का सामान, जो लाइफ टाइम के लिए अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ से हम मतलब अपने राज्य के लिए निकाल सकते हैं। एक रिज़र्व करके किसी भी चीज़ को रखना, चाहे वो पैसे है, चाहे वो धन दौलत, खाने पीने की चीज़ें, या फिर कोई ऐसा मतलब सोने की, चांदी की, इस तरह की मोहरें, तो वो कोष होता है। तो एक राज्य के लिए बहुत अहम होता है, और आज के टाइम में भी एक संचित निधि, रिजर्व कोटा हम अपने कंट्री में रखते हैं, और हर एक कंट्री अपना रिजर्व कोटा रखता है जो इमरजेंसी में उसके काम आता है।
फिर है दंड। किसी भी स्थिति में राज्य को अगर मैनेजमेंट सही बनाना है, राज्य को सही लेकर के चलना है, तो वहाँ पे लोगों के अंदर दंड का भय रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब रूल रेगुलेशन बनाओगे तभी किस डर की वजह से दंड, यानी कि अगर वो रूल को फॉलो नहीं करेंगे उनको दंड, इस डर की वजह से वो रूल को सही तरीके से फॉलो करेंगे और वहाँ पर अराजकता की स्थिति कभी नहीं बनेगी। 7th है, इसमें लास्ट है मित्र। देखिए मित्र का क्या होता है कि आप एक स्टेट को ग्रोथ में लाना चाहते हो। आप एक स्टेट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी होती है अलग अलग चीज़ों को इंक्रीज़ कर, अलग अलग चीज़ों को डेवलप करने की। तो उस डेवलप हुई चीज़ को आप कैसे इंटरनेशनल लेवल पर बनाओगे, कैसे उसे दूसरे देशों तक पहुंचाओगे, दूसरे स्टेट तक पहुंचाओगे कि हमारे स्टेट में ये सबसे अच्छा है। आप ये मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप ट्रेड के माध्यम से भी करना चाहो तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे मित्र एक ऐसा एलिमेंट्स, एक ऐसी वैल्यूज़ है जो आपको बनानी होती है। आप सामने से सिचुएशन के अकॉर्डिंग साथ एक मित्रता जैसा व्यवहार रख सकते हो, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ट्रेड की बात हो या फिर कोई भी ऐसी समिट वगैरह जो भी होते हैं, ये हम उसी से करते हैं जिनसे हमारी मित्रता होती है। तो आज के टाइम में भी आपने देखा होगा इंडिया के इतने समिट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, कभी पीएम मुलाकात करें, कभी सीएम, और कभी मतलब जो भी हमारे रक्षा मंत्री होते हैं या वित्त मंत्री होते हैं, तो ये इसी आधार पर करते हैं क्योंकि अपने स्टेट को ग्रोथ में लाना है, उस डेवलप कंट्री के बराबर रखना है, जैसे अमेरिका वगैरह हो गए। तो इनके लाइन में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ मित्रता जैसा व्यवहार रखना होगा, अगर सामने से इस तरह का भी व्यवहार हो रहा है। तो यहाँ पे मित्र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी है आपकी कंट्री में, आपके सिटीजन्स के अंदर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है, तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे। आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। प्लेटफॉर्म का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अदर स्टेट के साथ आप वहाँ पे रिलेशन बनाए रखें। तो आज के टॉपिक में फिर नेक्स्ट है वर्किंग फील्ड ऑफ स्टेट। एक राज्य की ड्यूटीज़ क्या होती है, जैसे सबसे पहले राजकोष दंड की व्यवस्था करना, कर की व्यवस्था करना, टैक्सेशन की व्यवस्था करना, प्रजा की रक्षा करना, जुडिशियल सिस्टम तैयार करना, न्याय प्रक्रिया करना, विधि व्यवस्था यानी कि रूल रेगुलेशन वहाँ पे बनाना, परराष्ट्र संबंधी कार्य यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ड्यूटीज़ करना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि आप कैपेबिलिटी के हिसाब से प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और फिर नेक्स्ट है समाज सुरक्षा करना, अपनी सोसाइटी के, अपने स्टेट की हर तरीके से उसको प्रोटेक्ट रखना। समाज संगठन को जितने भी समाज संगठन हैं उनको गतिशील रखना, ताकि वो अपना अपना काम अलग अलग क्षेत्र में करते रहें। लोक कल्याणकारी कार्य करना। तो ये सारे के सारे जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं एक फील्ड पर, एक स्टेट की ड्यूटीज़ होती है। स्टेट चाहे आज का हो या आज से कई साल पहले का, यानी कि हिस्ट्री में कोई भी स्टेट हो, तो ये सारी ऐसी चीज़ें होती है जो इन फ्यूचर भी हर एक स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे पूरा तरीके से यहाँ पे मनु के अकॉर्डिंग क्या वहाँ पे स्टेट के रूल होते हैं, कैसे वहाँ पे वर्क होते हैं, ड्यूटीज़ होती है, या किस आधार पर राजा अपने राज्य में ग्रोथ कर सकता है, कौन कौन से वो एलिमेंट्स वो अपने उसमें राज्य में इंक्लूड करता है हेल्प के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया। सो थैंक यू।